सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको अब बता रहा हूँ जो आपको 11th क्लास से ध्यान रखनी है। अगर आप लोग नीट और जेई में सेलेक्ट होना चाहते हैं विथ 12th, बिल्कुल विथ 12th सेलेक्ट हुआ जा सकता है। बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोडक्ट केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है अजय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारे पास में ये रहेगा कि देखो, अभी बहुत सारे स्टेट के जो 10th क्लास के जो रिजल्ट हैं वो अनाउंस हो चुके हैं और आप लोगों ने 10th क्लास के बाद 11th क्लास के लिए अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने साइंस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करा है तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साइंस सब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट करते हो 11th और 12th के अंदर, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, किन किन बातों से आपका जो करियर है या फिर 11th और क्लास का जो पूरा टाइम होगा, जो पूरे कंप्लीट 2 इयर्स होंगे, वो कैसे आपके अफेक्ट हो सकते हैं, उन सभी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि अगर आप लोगों ने साइंस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करा है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आप लोग या तो मेडिकल फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं या फिर आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेलेक्ट करी है तो सिंपल सी बात है कि आप इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं। और अगर आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सेलेक्ट करी है तो सिंपल सी बात है कि आप लोग मेडिकल फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना एक पाथ तो डिसाइड कर लिया है कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या फिर मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, सिंपल सी बात। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या होती है कि जब हम 11th क्लास में एंटर करते हैं, क्योंकि 11th क्लास टोटली पूरा का पूरा नया एनवायरनमेंट होता है, हम उतना मोटिवेटेड रहते हैं कि हमने एक नया सब्जेक्ट सेलेक्ट करा है, एक्साइटेड रहते हैं कि 10th के बाद में हम लोग एक नया सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है ना, 1 से 2 महीने का, इसमें तो क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और इवन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो भी उतना फ्रेंडली होता है, या इतना हम लोग बोल सकते हैं इतना सिंपल एनवायरनमेंट बनता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे फिर क्या होता है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। और अगर हम टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, अपने आप को पूरा प्रिपेयर नहीं करते हैं जो भी चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो फिर चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और हम वहाँ जा कर के अटक जाते हैं। उसके बाद हमें आगे क्या करना होता है उसके बारे में हमें समझ में नहीं आता है। और एक बार अगर हम किसी पॉइंट पर अटक जाते हैं, उसके बाद हम इतना पीछे हो जाते हैं, पूरे के पूरे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो या किसी भी तरीके से आप लोग उसको देख सकते हो, इतना पीछे हो जाते हैं कि उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहला प्रेशर तो ये आता है कि इसको हम कवर कैसे करेंगे। दूसरा, जब हमसे कवर नहीं हो पाता तो जो आने वाले चैप्टर्स होते हैं, जो आने वाली चीज़ें होती है वो हमें समझ में नहीं आती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। फिर वो 11th क्लास कब ख़त्म हो जाती है और कब 12th क्लास स्टार्ट हो जाती है और 12th क्लास का हमें कुछ समझ में नहीं आता है। फिर हाँ, रहता है कि 12th क्लास में भी हम लोग थोड़ा सा और मोटिवेटेड हो जाते हैं, स्टार्टिंग फेज़ होता है, लेकिन फिर भी वही सेम सिचुएशन हमारे साथ 12th क्लास में होती है। और फिर हमारा जो टारगेट हमने 11th क्लास जब स्टार्टिंग करी थी, जो हमारा टारगेट था कि हम लोग नीट की प्रिपरेशन करेंगे या हम लोग जेई की प्रिपरेशन करेंगे, वो साइड में रह जाता है और हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर फोकस करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, या फिर अच्छे मार्क्स भी नहीं आए तो ठीक ठाक मार्क्स आ जाए, जिससे कि हम लोग जेई में अपियर हो सकते हैं। उसके लिए 75% मार्क्स चाहिए, या फिर नीट के लिए तो कोई क्राइटेरिया है नहीं, तो एक अच्छे डिसेंट से मार्क्स आ जाएं, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करेंगे ड्रॉप लेकर के। तो ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है ये सभी स्टूडेंट के साथ में होती है। इवन 90 to 95% स्टूडेंट तो ऐसे इसी तरीके से डिवेट हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से डिवेट नहीं होना है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखो, सबसे बड़ा माइंडसेट यहाँ पे आपको चेंज करना है। अगर आप लोगों ने इस तरीके से बना रखा है जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग ये होते हैं कि नहीं सर, हम लोग 11th और 12th बहुत अच्छे तरीके से मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग ही करेंगे और उसके बाद में ड्रॉप लेकर के नीट और जेई की प्रिपरेशन करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये आपका मेन टारगेट तो नीट और जेई है। और आपको भी पता है कि इन दोनों का जो सिलेबस होता है वो 11th और 12th के रिलेटेड ही होता है। बेसिकली आप बोल दो कि मैक्सिमम 99.99% जो है वो 11th 12th ही है ना। और आजकल तो इतना सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट एनसीईआरटी ही मिलती है 11th और 12th की। तो अगर आप लोग 11th क्लास और 12th क्लास पढ़ रहे हैं तो क्यों ना आप लोग जो प्रिपरेशन आपको 2 साल बाद करनी है वही प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दें। 11th क्लास का जो टाइम पीरियड होता है ना, जो पूरा का पूरा कंप्लीट 1 ईयर होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट इस पर ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि वो बहुत अलग अलग जो आप बोल सकते हो डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं उसमें फंस जाते हैं, फिर उनका 11th ख़राब हो जाता है। आप ये ज़रूर सुनेंगे, मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से ये सुन रखा है कि 11th क्लास आते आते कंप्लीट होते होते
बहुत सारे जब वो 12th में एंटर करते हैं तो बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि हमारी 11th क्लास बहुत अच्छे से नहीं हो चुकी है, हमारी 11th क्लास बर्बाद हो चुकी है, अब हम किस तरीके से उसको रिकवर करें। तो ये आपके साथ नहीं हो तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। देखो 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है, इसके अंदर आप जितना हो सके उतना अच्छे से प्रिपरेशन करें, जितना हो सके पहले आप लोग का टारगेट यही रहना चाहिए कि 11th क्लास के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया जाए, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से सीखा जाए, जिससे कि आपको एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। अदरवाइज जब तक आपको सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आप उसको प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंटरेस्ट कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है, जब आप उसको टाइम देंगे। सिंपल सी बात है कि जब आप उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। या ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बस रट लिया है, सिंपल सी चीज़ें ये है, इस तरीके से हम लोग कुछ कर लें, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर कभी सब्जेक्ट के प्रति आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा और आप उसको कभी स्टडी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले 11th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि आपको सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने चाहिए, किस तरीके से उनको एक्सप्लेन करा जा सकता है, किस तरीके से उनका एक्सप्लेनेशन है, उन पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करनी चाहिए। 11th क्लास में अगर आप जितनी मेहनत करेंगे 12th क्लास में आपको उतना ही ईजी लगेगा पूरा का पूरा। ठीक है, इवन 2 टाइम्स ईजी लगेगा 12th क्लास। इतना डिफिकल्ट नहीं होता है 12th क्लास जितना डिफिकल्ट 11th क्लास होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं 11th क्लास में, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है हमारे पास में और हम उन सब चीज़ों के अंदर जो भी साइड डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उन सब में हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग अपने गोल से डेविएट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है 12th क्लास में। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको अब बता रहा हूँ जो आपको 11th क्लास से ध्यान रखनी है। अगर आप लोग नीट और जेईई में सेलेक्ट होना चाहते हैं विथ 12th, बिल्कुल विथ 12th सेलेक्ट हुआ जा सकता है। बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला, जो भी आप इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं, जिस भी टीचर को फॉलो करते हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, कोई भी मैटर नहीं करता है कि आप बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, बहुत छोटी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, या बहुत बड़े टीचर से पढ़ रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ रहे हैं, या फिर मतलब ऐसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सा, जो भी टीचर आपको करवा रहा है, कोई भी टीचर कुछ भी गलत नहीं लिखवाता। उसको इम्पॉर्टेंट ये है उसके लिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से सेलेक्ट हो जाओ। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जो भी टीचर आपको लिखवाते हैं, जो भी चीज़ें आपको बताई जाती है, जो भी टॉपिक, जो भी कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, वो आप अपने टीचर से बहुत अच्छे से सीखेंगे। उनको पूरा का पूरा ब्लाइंडली फॉलो करेंगे बिना कोई आर्ग्यूमेंट करे, या फिर मतलब आर्ग्यूमेंट होना चाहिए बट वो आर्ग्यूमेंट कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए कि हाँ हम इसमें इस तरीके से अप्रोच लगा सकते हैं, हम इसमें इस तरीके से अप्रोच लगा सकते हैं। मैंने आजकल देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो एक्स्ट्रा मतलब डाइजेस्ट ही नहीं करते, एक्स्ट्रा लेना ही नहीं चाहते, उनको तो बस सिंपल है छोटी छोटी चीज़ें बता दी जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे आप उसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आप अगर 4 क्वेश्चन सिंपल से सॉल्व कर लोगे, 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के कॉन्सेप्चुअली पूछ लिया गया तो आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो आपको टीचर बता रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझें, बहुत अच्छे तरीके से सीखें। फिर कोई डाउट रहता है तो कॉन्सेप्चुअल डाउट होना चाहिए और उसको आप डिस्कस करें बहुत बढ़िया तरीके से। मेरे अकॉर्डिंग ये एकदम सही पैटर्न रहेगा। उसके बाद जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, जो भी आपको मटेरियल सजेस्ट किया जाता है इंस्टीट्यूट या फिर टीचर के थ्रू, वो आप लोग पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ें, उसको सॉल्व करें। ठीक है, और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि अगर आपको टीचर्स ये सजेशन देते हैं तो और ही बढ़िया है, नहीं देते हैं तो आप अपने एडिशनली इसमें जोड़ सकते हो। देखो क्लास में आप हमेशा पर सब्जेक्ट की 2 कॉपी ज़रूर बनाएं। जब आप क्लासरूम में वर्क कर रहे हैं तो वो क्लासरूम कॉपी हो जाएगी। आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है टीचर्स के थ्रू, जो भी सीट, डीपीपी या मॉड्यूल्स या फिर आपको कोई बुक रेफ़र करी गई है, उसमें से जो होमवर्क मिलता है, नहीं भी मिलता है तो आप टीचर से कंसल्ट करके आप उसका होमवर्क ले सकते हैं। उसको होमवर्क कॉपी में ज़रूर लिखें। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि जब मान लो हमें डीपीपी सॉल्व करने के लिए दी गई, तो डीपीपी जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं उसको और उसका टिक भी कर लेते हैं आंसर्स, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मेंटेन नहीं करते हम लोग। फिर क्या होता है कि मान लो फिर कभी हमें वापस से उस डीपीपी को सॉल्व करना पड़ा, या हम कभी करते ही नहीं है और मान लो करनी पड़ी, तो फिर हम लोग को लगता है कि यार इसका सॉल्यूशन मैंने कैसे करा होगा, क्योंकि कई बार कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं हम लोग जब हम रिवाइज नहीं करते हैं उसको। तो इसीलिए आप लोग होमवर्क कॉपी ज़रूर रखेंगे, उसमें प्रॉपर डिटेल में सॉल्यूशन लिखेंगे, चाहे छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, चाहे बड़े से बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, उसका प्रॉपर थ्योरी मेंटेन करेंगे, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मेंटेन करेंगे और अपने टीचर से उसको चेक करवाएंगे, जिससे कि आप धीरे धीरे सब चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली सीख सकें। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए आपके
उसके बाद तो आपको हर सब्जेक्ट बहुत ईजी लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग हर सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि नीट वाले स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारी फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक रह जाती है ना, या फिर मैथ्स वाले लोग बोलते हैं कि हमें इनऑर्गेनिक अच्छे से समझ में नहीं आ रही है। तो जो वीक पॉइंट आपको पता है तो उस पर फोकस करें आप लोग। अगर आपको पता है कि आपकी फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक रह जाती है ना, तो आप उस पर वर्क करें, उसको प्रॉपर ढंग से सॉल्व करें, उसको टाइम दें, तो अपने आप वो क्या हो जाएगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी, उसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस करने पर सब चीज़ें सही हो सकती है। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मैंने आपको पूरा का पूरा पॉइंट बताया है, इसको आप ज़रूर ध्यान से इसको रखें, इसको फोकस करें और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें। इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है कि टाइम लगेगा इसके अंदर। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ ब्रेक ले लिया जाए, छोड़ दिया जाए इसको, बट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। रोज़ के भले 5 क्वेश्चन ही सॉल्व किए जाएं, लेकिन आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपनी सिटिंग पावर को बनाएंगे। ठीक है, 5 से कब 15 हो जाएंगे, कब 25 हो जाएंगे, कब 45 हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ईजिली आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। 12th आते आते आपको बहुत सिंपल से चीज़ें जो है वो बहुत इतनी स्मूथ हो जाएगी आपके लिए कि आपको कोई भी बर्डन नहीं रहेगा, और आप साथ साथ में नीट और जेईई भी अच्छे से कर पाओगे और बोर्ड भी अच्छे से कर पाओगे। 12th क्लास में इतना आपके पास में टाइम नहीं होगा कि आप लोग सब चीज़ों को फोकसली, कि आप 11th का भी पढ़ रहे हो, 12th का भी पढ़ रहे हो, फिर उन दोनों को कंबाइन करके नीट का भी पढ़ रहे हो, तो उतना टाइम आपके पास में नहीं होगा। तो इसीलिए 11th क्लास का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। इसमें जितनी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं उतना ही आपके लिए 12th क्लास और नीट और के लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, एक चीज़ सोच के देखो, जो स्टूडेंट ये माइंडसेट बना करके बैठे होते हैं कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th एक बार कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद में ड्रॉप लेकर के हम लोग टारगेट की प्रिपरेशन करेंगे। तो आप सोचो, टारगेट का सिलेबस क्या होता है? 11th और 12th ही होता है। तो जो चीज़ आप लोग 11th 12th पढ़ने के बाद फिर से उसको पढ़ने वाले हो, वो भी एक्स्ट्रा अमाउंट दे करके, तो इससे बढ़िया है कि आप लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से पहले ही पढ़ लो, क्योंकि आपके पास में 11th का इतना बढ़िया पूरा साल है। नहीं तो क्या करना होगा कि आपको एक साल में दो साल का सिलेबस पढ़ना होगा। तो आप एक साल में एक साल का सिलेबस पढ़ो। कौन सा ज़्यादा ईजी रहेगा? यही ईजी रहेगा। इसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड हो गए, मान लो कि सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर आप मान लो कि आपके नंबर कम आ जाते हैं, तो सिलेक्शन आपका टारगेट नहीं होगा। आपका मेन टारगेट है कि सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से 11th क्लास के अंदर चीज़ों को समझा जाए, चीज़ों को क्लियर करा जाए, क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए, फिर आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। मान लो अगर ड्रॉप भी लेना होगा तो आप बहुत आगे निकल जाओगे बहुत सारे स्टूडेंट से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो 11th 12th करने के बाद भी उनको ऐसा लगेगा कि टारगेट में तो क्या ही पढ़ा दिया गया है, इतना मतलब आपको लगेगा कि इतना नया कैसे है। वो नया इसलिए लगता है क्योंकि हमने 11th 12th में कभी वो चीज़ें पढ़ी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। जैसे जो लोग कंप्लीटली स्कूल बैकग्राउंड से होते हैं, एकदम स्कूल से पढ़ करके आते हैं, जो अच्छे से उतने लेवल ऑफ कंटेंट को डिस्कस भी मतलब नहीं करा जाता उनकी क्लासेस में, तो वहाँ दिक्कत आती है उन स्टूडेंट्स के लिए। तो उन स्टूडेंट को फिर टाइम लगता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी वो टाइम नहीं है कि जिसमें आप लोग टाइम ख़राब करें कि 11th और 12th के अंदर हम अच्छे से कवर करेंगे फिर हम लोग टारगेट में जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। आप बहुत अच्छे तरीके से 11th में प्रिपरेशन करें, 12th के अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, और डेफिनेटली विद 12th आपका सिलेक्शन हो जाता है जेईई मेंस और नीट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होती है। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो विद 12th सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मान लो सेलेक्ट भी ना हो तो आपके पास में एक डिसेंट नंबर होंगे, एक डिसेंट परसेंटेज होंगे, जिससे कि आप लोग को एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हम नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ले सकते हैं। और ड्रॉप लेना वो नहीं होगा कि आप लोगों के लिए एकदम ही नई चीज़ आ रही है। सही है, तो एकदम ही नई चीज़ नहीं मिलेगी और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से भी कवर कर सकते हैं। तो ड्रॉप लेना तो एक अलग बात है, उसको आपको अभी नहीं सोचना है। अभी तो आप फोकस करें कि 11th को कितना अच्छे से कवर करा जा सके। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, अच्छे से इसको हैंडल करें, और कोई भी डिस्ट्रैक्शन में आपको नहीं जाना है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन में चले जाओगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेम 2 से 3 महीने बाद आप लोग के मन में ये डाउट ज़रूर आएगा कि यार अब तो बहुत चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, इसको हम लोग नेक्स्ट ईयर देखते हैं। क्योंकि होगा क्या कि मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है ना 1 से 2 महीने का, उसमें हमारे पास में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग 10th से 11th में जा रहे होते हैं और हमें 10th से ये एक्साइटमेंट होता है कि हम लोग 11th में जाकर के एक नया सब्जेक्ट लेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। साइंस तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है, लेकिन जब हम 11th क्लास में एंटर करते हैं 10th क्लास से, तो साइंस की तो 10th क्लास में एक ही बुक होती है। जैसे 11th क्लास में एंटर करते हैं तो साइंस कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो फिर 2 से 3 महीने बाद में हमें ऐसा लगता है कि अब तो हमसे नहीं हो पा रहा है,
ठीक है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि हमने 2 से 3 महीने उस हिसाब से स्टडी नहीं करी थी जिस हिसाब से हमें टीचर्स ने बताया था। क्लियर है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये गलतियाँ नहीं करेंगे, इसी को आप लोग साथ में लेकर के कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेटली 11th क्लास जितनी आपकी स्ट्रांग रहेगी 12th क्लास उतनी ही स्मूथ चलेगी, बहुत ईजिली चीज़ें समझ में आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है। जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा हो सके वो मतलब डिस्कशन करें, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करें, तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्लियर है। और इसके अलावा तो सिंपल सी बात है, देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। ये जो टाइम पीरियड होता है ना 11th और 12th क्लास का टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड अगर आप अभी अच्छे से नहीं यूज़ करोगे या फिर 11th और 12th को अभी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ये 11th और 12th आपको कभी ना कभी ज़रूर पढ़नी होगी, चाहे वो आपको 2 साल बाद पढ़नी हो या फिर आपको 4 साल बाद पढ़नी पड़ो, कभी ना कभी पढ़नी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो 11th और 12th बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। इसमें जो आप लोग चीज़ों को पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा आगे काम भी आती है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है। और दूसरा, कभी भी आप इसमें डिस्ट्रैक्ट ना हो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। ये टाइम पीरियड भी वैसा टाइम पीरियड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आते हैं और एक बार अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर चीज़ें आपके हाथ से पूरा का पूरा टोटली निकल जाएगी और सिंपल सी बात है कि उसके बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, फिर उसको छोड़ने का ही मन करेगा। हम सोचेंगे कि नेक्स्ट ईयर करेंगे, फिर हम सोचेंगे नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो ऐसा आपके साथ में ना हो, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में 11th क्लास को ज्वाइन करें और 11th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझें, चीज़ों को डिस्कस करें अपने टीचर्स के साथ में, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से क्लियर कर लें जिससे कि सब्जेक्ट इंटरेस्ट बन जाएगा। मैं मानता हूँ कि सब्जेक्ट इंटरेस्ट बनने के बाद कोई सब्जेक्ट आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बहुत सिंपल, बहुत स्मूथली सब्जेक्ट चलता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आपको तो ऐसा लगेगा कि बस नॉर्मली चल रहा है चीज़ें। ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और सब चीज़ें हो जा रही हैं। ठीक है। और कई बार अगर मान लो पेपर्स में नंबर अच्छे से नहीं आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा उसको एनालाइज करें, जो आप लोग एनालाइज करते हैं उसको नेक्स्ट पेपर में सॉल्व करने की कोशिश करें। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ऐसा कुछ मैंने ज़्यादा खास सोचा नहीं था कि ये टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अगर आप लोग यहाँ तक सुन रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। और मेरे हिसाब से यही पॉइंट थे जो मैंने बहुत बार देखे हैं कि ये चीज़ें हो जाती हैं। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम भी हम लोगों ने ये देखा था, अभी भी हम लोग ये देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपको दिक्कतें यही फेस करनी पड़ती है मेनली, यहीं आगे जा करके हम लोग स्टक हो जाते हैं, एक जगह रुक जाते हैं और उसके बाद हम लोग आगे जा नहीं पाते। तो आप अगर मान लो रुक भी जाते हो तो आपको एक बहुत हाई जंप लेना पड़ता है आगे, बैकलॉग क्लियर नहीं होते हैं, ये बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए आप 11th और 12th को बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे। मैंने जैसा कि बताया रोज़ के भले 5 क्वेश्चन ही सॉल्व हों, लेकिन वो 5 क्वेश्चन का आंसर, वो कॉन्सेप्ट आपको फिर कभी वापस मतलब ऐसा नहीं हो कि भूल गए। ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से करना है, सेटिंग पावर इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। ये टाइम पीरियड प्रिपेयरिंग टाइम पीरियड है, इसमें अगर आप जितना अच्छे से कर पाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। विद 12th ज़रूर सेलेक्ट हो सकते हैं आप लोग। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी प्रिपरेशन में कहीं दिक्कत आ जाती है, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अदरवाइज़ स्क्रीन पे भी आपको दिख रहे होंगे, तो वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिर स्टडी से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो गाइडेंस वीडियो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड इसमें कुछ पॉइंट्स अगर बाकी रह जाएंगे तो हम लोग फिर कभी जो है वो डिस्कस करेंगे। सो मेरे हिसाब से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि किस तरीके से आपको स्टडी करनी चाहिए, उसके बारे में मैंने आज डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मिस्टेक रह गई थी या फिर कुछ और चीज़ें ऐड करनी चाहिए थी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके सजेशन ऑलवेज एक्सेप्ट करे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो कि जब आप 11th क्लास में होते हैं, तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।